हाँ जी, गुड मॉर्निंग. Am I audible and visible to people online? Yes, sir. Thank you. So again beginning with हाँ जी क्या हुआ? मेलेनी और मेलेडी पसंद आ गया. चलो, this is for fun as well. थोड़ी सी हंसी खुशी रहनी चाहिए. वीकली करंट अफेयर्स डीलिंग इट द सेम वे अगेन रिपीटिंग. पहले हम लोग एमसीक्यू करेंगे. जिसके ज्यादा नंबर आएंगे 4 एंड अबव चॉकलेट. And before that, then we'll go to the topics and discuss all the topics one by one, easily and all done. Right? So no need to worry. Let's go for the good morning everybody. थोड़े प्रिंट आउट कम ना हो जाए मेरे पास क्वेश्चंस के, but I'll hand it over to everybody. Questions. Just a second. पीछे तक दे देना प्लीज. लो जी लो, आप भी लो. जस्ट अ मिनट, आई लास्ट समबडी की भाई 2-4 प्रिंट कितने कम है. शेयर करो 2 मिनट. आप उनसे सपना करेंगे. थैंक यू. सो 6 minutes, 6 questions. Let's do them, then we'll discuss the topics. 6 minutes, 6 questions, then chocolate, then discussion. साहिल जी करने तो हैं, नहीं करनी कोशिश कर लो. एबीसीडी दिखा दो, की पता अपने ही सारे सही हो जान. एक सेकंड, सॉरी. ਤੁਹਾਨੂੰ लोकोमोटर डिसेबिलिटी है. वाई टाइम एक्स्ट्रा. फिर फोन चला के आंसर नहीं लभनी. ਲੱਭ तो जो मन च आंदा टिक कर दो, कोई गल नहीं, पढ़ते पढ़ते आ जाएंगे. सब मेरे साथ है ना, बलून लगा रहे हैं, इनवाइट और वो है तो समझे. These are done. क्या बात है, एक सेकंड. So 3 questions and then the other 3 questions. आज 6 out of 6 लेने हैं किसी ने. सवा नहीं, सीरियसली. सपना will get 6 out of 6. महिमा is not here. और साहिल जी will get 6 out of 6. घी शक्कर नहीं, चॉकलेट मेरी होनी चाहिए. 3 more minutes.
सर फर्स्ट 3 क्वेश्चन में दिखा दो एक बार प्लीज। फर्स्ट 3 दिखा रहे हैं. आफ्टर अ मिनट आई विल चेंज द स्लाइड. डन. जीदा जीदा हो गया. प्लीज हैंड इट ओवर. 2 more minutes हैं वैसे आपके पास. नाम लिख देना अपना प्लीज. चीटिंग हो जाएगी ये तो. मैं पढ़ देता हूँ फोर्थ क्वेश्चन. कैबो वार्दे कौन से में है? ए इज पैसिफिक, बी इज अटलांटिक, सी इज इंडियन, डी इज आर्कटिक. ए पैसिफिक, बी अटलांटिक, सी इंडियन, डी आर्कटिक. We'll check them right now and discuss afterwards. Madam, 1 more minute. Cheers. लो जी, चेक करो अपने अपने. चेक करना है ना. I'll display the answers. Check it please. Check करेंगे हम. I'll display the answers. You correct them. Right. So let's look at the answers. Then we'll discuss the questions as well. So first answer is D Delhi. First is D Delhi. ये लगभग सारे आधा. Why I'm going for Punjabi. ये लगभग सारों का सही होगा. लगभग. Then second is again D Delhi. ये गलत हो सकता है. Then third is A America. फोर्थ कितनों का सही है? फोर्थ बी बॉम्बे. ये कितनों ने पैसिफिक या इंडियन ओशन की है? Then fifth is B Bombay again. Fifth B Bombay again. Sixth B Bombay again. Sixth is again B Bombay. भाई साहब गलत हो गया. चलो कोई बात नहीं. करते करते गलत और सही होता रहता है. 6 out of 6 महिमा is here. अच्छा, हाउ मेनी हैव, जिनके पास जो जो शीट है किसी के 6 out of 6? नहीं, उल्टा चलें. 1 out of 6. 2 out of 6. 3 out of 6. 4 out of 6. कौन है ये? अक्षिता हर बारी मेरे से चॉकलेट ले जाती है. 4 से पहले पहले चॉकलेट मेरी होनी थी. शी स्कोर्स 4. 5 out of 6. 6 out of 6. सो मैक्सिमम इज अक्षिता. आ जाओ. हैंड ऑफ अप्लॉज. एवरी टाइम है ना. एक टाइम आपने मिस करा तो चॉकलेट मेरे को मिल गई थी, बट इस टाइम आपका हो गया. सो लेट्स डिस्कस दीज क्वेश्चंस नाउ. सी सिंपल सा सवाल था. डेरिवेटिव कंसेप्चुअल. ये नहीं गलत होना चाहिए था. ये इकोनॉमिक्स का बेसिक्स है. अगर करेंसी डिवैल्यू हो रही है मतलब रुपये की वैल्यू कम हो रही है. रुपये की वैल्यू कम होगी तो एक्सपोर्ट बूस्ट होंगे. इन्फ्लेशन बढ़ेगी बिकॉज रुपये की वैल्यू कम और गुड्स की वैल्यू ज्यादा है ना. देन रिड्यूस परचेजिंग पावर. ऑब्वियसली रुपये की वैल्यू कम हो रही है तो परचेजिंग पावर कम होगी. सो आंसर बिकम्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? 1 2 3. बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स पे अभी कराऊंगा. रुपये अगर डिवैल्यू होगा
रूपी डी वैल्यू डेप्रिशिएट, दोनों में रुपये की वैल्यू कम हो रही है। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मैं इंडिया से एक्सपोर्ट करता हूं, आप यूएसए में रहते हो, आप इंडिया से साइकिल मंगवाते हो, राइट? इंडिया या चाइना से आप सोचते हो साइकिल कहां से मंगाऊं। अभी तक लेट से चाइना के करेंसी के हिसाब से आपको $10 में सेम साइकिल मिल रहा था। इंडिया में था वो लेट से 4,000 रुपए का, 4,000 रुपए, 8,000 का मान लो, सिंपल हो जाएगा, 8,000 रुपए का। 80 रुपए के डॉलर के हिसाब से कितने का पड़ा आपको? 80 रुपए का $1 है तो 8,000 कितने के पड़े हैं? 100। 80 रुपए का डॉलर है ना, $1 इज इक्वल टू 80 फॉर आर एग्जाम्पल। अब रुपया सस्ता हो गया, मान लो कि $1 100 रुपए का हो गया, रुपया डिवैल्यू हो गया ना। सो नाउ हाउ मच द आर्टिकल बिकम्स? 100 रुपए का $1 है, $80 का आपका जो $100 की चीज आ रही थी आपको, वो $80 की पड़ने लगी। अब आप $80 देंगे तो आपको कितने की पड़े, एक साइकिल कितने का पड़ेगा? $80 का, बिकॉज रुपया सस्ता हो गया, आपको कम डॉलर देने पड़ेंगे। तो इंडियन गुड्स वुड बी अवेलेबल इन अ चीप रेट, लेसर रेट। तो जब रुपया डिवैल्यू होगा तो एक्सपोर्ट्स हमारे प्रमोट होंगे। बट इंडिया को इसका क्या नुकसान है? इंडिया हैज टू इंपोर्ट ऑयल। अब हमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, इंपोर्टर्स को नुकसान होता है डिवैल्यूएशन में, एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है। ऑलवेज हैव दिस इन माइंड। करेंगे ये बात भी, बट प्लीज नेवर बी कंफ्यूज, दिस इज वेरी वेरी बेसिक, राइट? देन हंटिंगटन डिजीज ऑफन सीन इन न्यूज, किसी ने ऐसे करके लिखा भी हुआ था ये जेनेटिक है, एंड आई वाज होपिंग आप वायरस पिक कर लोगे, बट दिस इज अ जेनेटिक डिजीज जो पेरेंट्स से आती है, इनहेरिट होती है, नन ऑफ द अबव इज द आंसर, बिकॉज इट इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, इट इज अ जेनेटिक डिजीज। डिजीजेस एंड हेल्थ ना दोनों स्टेट सर्विस और यूपीएससी दोनों में कॉमन टॉपिक है, और इस पे सवाल आ ही जाता है। सो वी मस्ट कवर विच एवर डिजीज इज इन न्यूज, राइट? देन ऑपरेशन मेघदूत, सियाचिन ग्लेशियर न्यूज में था, ऑपरेशन मेघदूत यहाँ पे हुआ था, पाकिस्तान से कंट्रोल लिया था हमने, दैट इज वाई दिस इज हियर। यूपीएससी ने इससे जो सवाल पूछा था वो भी हम आगे टॉपिक के साथ देखेंगे। व्हाट वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज जनरेटेड फ्रॉम सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है? देन कैबो वर्डे, ऐसे ऐसे आइलैंड वाले सवाल आते रहते हैं, और ज्यादातर आंसर होते थे पैसिफिक ओशन, बट इधर नहीं है। फिर होते थे इंडियन ओशन, इधर नहीं है। आंसर हियर इज अटलांटिक ओशन। इसको तो गैस करना ही नहीं ना, इसमें तो बहुत कम आइलैंड्स है, इसमें आइलैंड है ही नहीं, इसको गैस नहीं करना। अगर गैस कर रहे थे पहले इसको हटाते, एंड कैबो वर्डे तो इसको भी हटा देते। दिस इज द आंसर, दिस इज ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ अफ्रीका, है ना? इन द मैप यू कैन सी इट इज ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ अफ्रीका। अभी टॉपिक्स में भी दिखाऊंगा, ओवर हियर स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा, बट दिस इज केप वर्डे या कैबो वर्डे, सेनेगल के साइड पे केप वर्डे एंड कैबो वर्डे। हाँ जी, सामने सामने था, देखना था मुड़ के, दैट इज व्हाट वाज टू बी डन। देन तुंगभद्रा से एक ही सवाल आता है, हम्पी से पास करती है, बिल्कुल सही, बट ये गोदावरी की नहीं, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। सो आंसर बिकम्स 2 ओनली। अब इसमें गेस करने वाले कितने थे जिन्होंने तुक्का मारा? ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तुक्का तो नहीं, पर ये स्टैटिक के बेस पे तो स्टैटिक के बेस पे हो गया, बड़ा सवाल है। हाँ? हम पॉलिटी में वो करते हैं ना, लोकपाल लोक आयुक्त। याद था आपको? आई एम वेरी हैप्पी। फिर आप ही बताओ क्या गलती है स्टेटमेंट में? हैं? वो जो 10 है ना, चेयरमैन +9 कर दूं तो सही होगा? नहीं नहीं, वो मैक्सिमम नंबर्स 11 11 हो सकते हैं, 1 + 10 हो गए, तो ठीक तो था ये। ठीक है। फिर से नोट्स रिवाइज करना, कितना होना चाहिए यहाँ पे? अरे लोकपाल एक्ट 1 + 8, मैक्सिमम 1 + 8, टोटल 9 होगा, चेयरमैन +8 अदर्स, अकॉर्डिंग टू द 2013 लोकपाल एक्ट, राइट? लोकपाल एक्ट डजंट प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन, डजंट आ गया तो वैसी गलत होती है स्टेटमेंट। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। इवन द प्राइम मिनिस्टर फॉल्स अंडर जुरिसडिक्शन ऑफ लोकपाल, करेक्ट। सो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट देखना था इसमें, 2 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, पहली 2 गलत हैं। 8 मेंबर्स है सपना जी, नोट्स चेक करना दोबारा। यस सर, 1 + 8, राइट? यस। सो लेट्स गो फॉर दी टॉपिक्स। आज हम
ये टॉपिक्स करने वाले हैं। डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी कॉजेज इम्प्लीकेशन एंड पॉलिसी चैलेंजेस। आई बिलीव एक सवाल तो इसमें से बनता है इन द कमिंग एग्जाम्स, एक सवाल तो आना चाहिए बिकॉज दिस इज अगेन एंड अगेन इन न्यूज। तो इसको हमें डिटेल में पता होना चाहिए, नीर क्या है, रीर क्या है, डिवैल्यूएशन के फायदे नुकसान क्या हैं, इंपोर्टर पे क्या इफेक्ट। देन हंटिंगटन्स डिजीज बस जेनेटिक है इतना पता और दिमाग को इफेक्ट करती है, राइट। शॉर्ट शॉर्ट चीजें लिखेंगे। सियाचिन ग्लेशियर, ऑब्वियसली वन क्वेश्चन माइट अपीयर, नॉट ऑलवेज। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली ये है। कैबो वर्दे, जस्ट उड़ता तीर अगर आ जाए तो हमें पता होना चाहिए भाई कहाँ है। क्लाइमेट चेंज करके न्यूज में तो हमें पता होना चाहिए आइलैंड इन न्यूज। देन तुंगभद्रा रिवर हैज बीन अ फेवरेट ऑफ यूपीएससी, so one question might form from here, right? Then लोकपाल, लोकपाल की अभी एनिवर्सरी सी सेलिब्रेट कर रहे थे, तो दैट्स व्हाई इन न्यूज और स्टैटिक में दिया हुआ है सवाल बन जाता है। वी आर डूइंग अगेन दी बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस। प्रीलिम में आ रही है बैकवर्ड और मेंस में आ रही है फॉरवर्ड, और अभी सारे प्रीलिम आ रहे हैं तो हम लोग बैकवर्ड पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, राइट। सो देन ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन निकालता है जी? दिस इज व्हाट आई वांट टू टीच। अनदर फेवरेट बॉडी ऑफ यूपीएससी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और डेवोस में समिट हो रहा है इनका, तो अगेन फिर क्वेश्चन आ जाएगा, राइट। सो फंड ऑफ फंड स्कीम्स, दीज आर पुराने होगी स्कीम्स बट फिर भी स्टार्टअप के लिए बना था तो हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ज्यादा रट्टा नहीं मारना, राइट। देन लेक नवाशा, अफ्रीका के अंदर घुसे हुए हैं लोग, 2 सवाल अफ्रीका से पूछते ही पूछते हैं, है ना, इवन इन स्टेट सर्विसेज। सो हमें पता होना चाहिए लेक नवाशा है कहाँ। क्या पता इसे नवाईशा की जगह कुछ और बोलते हो, नायब शाह बोलते हो, बट हमें ये बताना चाहिए कहाँ है। देन आईमैक इज अगेन टू मच इन न्यूज। चुन चुन के थोड़े टॉपिक्स लेके आता हूं मैं कि दैट फॉर्म क्वेश्चंस। 200 टॉपिक कराने आसान है कि 200 के 200 करा दिए और फिर बोल दिया सवाल आ गया, एंड यू आर अनएबल टू रिटेन। सो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर फ्रॉम द न्यूज ऑफ द प्रीवियस वीक, राइट, दीज वुड बी रियली रियली इंपॉर्टेंट। सो चलो जी पहला सवाल करते हैं, डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन, पहले तो 2 टर्म्स पता होनी चाहिए हमें, डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन। क्या फर्क? दोनों में रुपये की वैल्यू कम हो रही है इन कंपैरिजन टू अदर करेंसीज, राइट। डिवैल्यूएशन सेंट्रल बैंक कर रहा है खुद से, बाय इटसेल्फ, डन बाय सेंट्रल बैंक। डेप्रिसिएशन मार्केट फोर्सेस करके होती है, मार्केट फोर्सेस, राइट। मार्केट फोर्सेस डिप्रिशिएट करवाएंगे। गॉट माय पॉइंट? डिवैल्यूएशन इज सेंट्रल बैंक के द्वारा। जब इंडियन रुपी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन करी थी तो हमने डेलिबरेटली अपने रुपी को डिवैल्यू करा था, बिकॉज आर्बिट्रेरली ओवर वैल्यू करा हुआ था। जैसे ही हम अपनी इकोनॉमी ओपन अप करते तो रुपया पता लग जाता असलियत क्या है, पहले ही हमने सही काम कर लिया। डेप्रिसिएशन इज बिकॉज ऑफ मार्केट फोर्सेस। डेप्रिसिएशन हैपेंस बिकॉज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, कि आपकी ग्रोथ कैसी चल रही है, आपके ऊपर डेफिसिट हाई तो नहीं है, आपके यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि नहीं। ऑल दोज फैक्टर्स एक्चुअली इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ योर करेंसी, राइट, दैट इज डेप्रिसिएशन। सो थोड़ा सा देखते हैं क्या बात है जी। इंडियन रुपी हैज विटनेस्ड शार्प डिवैल्यूएशन अगेंस्ट द डॉलर आफ्टर अ पीरियड ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी। सो हम एग्जामिन करेंगे भी क्या क्या इंप्लीकेशन है। नीर रीर पे जाने से पहले आई वुड वांट टू explain foreign exchange rate। फॉरेन एक्सचेंज पूरा लिख देते हैं कहीं कंफ्यूजन हो जाए। फॉरेन एक्सचेंज रेट, व्हाट इज बेसिक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट? कि दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर करेंसी इन द टर्म्स ऑफ अदर करेंसी। $1 कितने का? 80 रुपए का। एक XYZ करेंसी कितने की? 10 रुपए की। कुछ भी हो सकता है। वैल्यू ऑफ आर, हाँ जी, वैल्यू ऑफ आर करेंसी। 10 का चिप्स का पैकेट आता है, फ्रेश एयर मिलती है उसमें, फ्रेश एयर मिलती है उसमें, है ना, चिप्स के पैकेट में। सो एनी हाउ फॉरेन एक्सचेंज इज द रेट ऑफ आवर करेंसी, वैल्यू ऑफ आवर करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी, राइट। सो वैल्यू ऑफ आवर करेंसी अगर हम डॉलर से देख रहे हैं तो डॉलर पहले 40 रुपए का था, $1। देन $1 हो गया जी 70 रुपए का, आजकल 85-86 के आसपास घूम रहा है। सो दिस शोज कि हमारी जो करेंसी है बहुत ही बुरी परफॉर्म कर रही है,
स्पेशली ये पिछले 1-2 साल में. सो इज इट सो और नॉट? सो इसको कंपेयर करने के लिए हमने देखा, कुछ इकोनॉमिस्ट ने कहा, हमारी सीतारमन जी ने कहा कि रुपया नहीं गिर रहा, डॉलर चढ़ रहा है. बहुत मजाक बना उनका कि रुपया नहीं गिर रहा, डॉलर चढ़ रहा. मैं नहीं फेल हो रहा, पेपर मुश्किल था. वही बात हो रही थी, है ना? सो इज इट ट्रू? पार्शियली यस, बिकॉज डॉलर अपनी पॉलिटिकल वजहों से बहुत भाग रहा है. यूएस इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो ठीक, बट दैट डज नॉट मीन कि इंडियन करेंसी बुरा ही कर रही है. सो वी वांट टू कंपेयर इट विद अदर करेंसीज एज वेल. सिर्फ डॉलर थोड़ी है, यूरो है, येन है, रेनमी है, चाइना वाली, पाउंड एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, कितनी सारी करेंसीज हैं, हार्ड करेंसीज भी कितनी हैं. तो इनके साथ भी तो कंपेयर करना है हमने. सो लेट्स से इंडिया का जो नेट ट्रेड है 40% डॉलर में होता है, जस्ट एग्जांपल, 20% इसमें होता है, देन 10% इसमें एंड 10% इसमें. अब अगर हम यूरो के हिसाब से देखें तो लेट्स जस्ट फॉर एन एग्जांपल, लेट्स से 1 यूरो 100 रुपए का था, अब 1 यूरो 90 का हो गया, फिर 1 यूरो 80 का हो गया. तो यूरो के कंपैरिजन में तो हम अच्छा कर रहे हैं, है ना? ओवर हेयर भी अच्छा कर रहे हैं, ओवर हेयर भी अच्छा कर रहे हैं. सिर्फ डॉलर के कंपैरिजन में बुरा कर रहे हैं. सो हाउ डू वी कंसिडर दैट एवरेज? सारी बास्केट ऑफ करेंसीज को मेल जोल के उनकी एवरेज निकालते हैं कि यार इसको इसका वेट दे दिया, इसको इसका वेट दे दिया, इसको इसका वेट दे दिया, और कंपेयर कर लिया कि क्या इन सारी करेंसीज के खिलाफ इंडिया का रुपया अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है. खुशी की बात यह है कि हमने कैलकुलेट नहीं करना यूपीएससी में, ये वेटेड एवरेजेस कैलकुलेट करने में फंस जाते नहीं तो. बट कंसेप्ट समझ गए मोटा मोटा कि हमने एवरेज निकाल ली सारी करेंसीज की. सो जब हम एवरेज निकालते हैं, फॉरेन एक्सचेंज था सिर्फ एक करेंसी के खिलाफ, जब हम एवरेज निकालते हैं तो हम उसे बोलते हैं इफेक्टिव एक्सचेंज रेट. इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, दैट इज द एवरेज अगेंस्ट द करेंसीज. सो एवरेजेस में हो सकता है हमारा इंडियन रुपया अच्छा कर रहा हो, राइट? देन अगर एवरेज निकालते हुए आपने इन्फ्लेशन को नहीं निकाला, इन्फ्लेशन का इफेक्ट है, तो इकोनॉमिक्स में वर्ड यूज करते हैं नॉमिनल. सो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या हुआ? द एक्सचेंज रेट अगेंस्ट द बास्केट ऑफ करेंसीज इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन. अगर आप इन्फ्लेशन के इफेक्ट को माइनस कर देते हैं, माइनस इन्फ्लेशन, वी कम टू रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रीर, राइट? सो रीर इज अगेंस्ट द एवरेज. अब इसमें 2 ही सवाल आज तक यूपीएससी ने पूछे हैं कि अगर नीर बढ़ रहा है तो इंडियन रुपया अप्रिशिएट कर रहा है कि डेप्रिशिएट. आपने ये समझना है कि आपने इंडिया की तरफ से देखना है. इफ नीर इज इंक्रीजिंग, इंडियन रुपी इज एप्रिशिएटिंग, वैल्यू बढ़ रही है. इफ नीर इज डिक्रीजिंग, इंडियन रुपी इज डेप्रिशिएटिंग, राइट? एक और बात फिर बताओ डिराइव्ड. लेट्स से अमेरिका में इन्फ्लेशन कम है, इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो इंडिया का अमेरिका के कंपैरिजन में नीर ज्यादा होगा कि रीर? ज्यादा होगा अगर इंडिया में इन्फ्लेशन नीर होगा ना. नीर ज्यादा होगा कि रीर? इंडिया में इन्फ्लेशन ज्यादा है, यूएस में इन्फ्लेशन कम है, तो वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी नीर में ज्यादा होएगी कि रीर में ज्यादा होएगी? हाँ जी, नीर में कि रीर में? रीर की वैल्यू ज्यादा हाई रहेगी बिकॉज दे आर ट्राइंग टू टेक आउट दी. अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होएगी तो हमारी वैल्यू कम रहेगी, है ना, करेंसी की वैल्यू. सो डेरिवेटिव वैल्यू समझने वाली है, राइट? सो नॉमिनल एक्सचेंज रेट समझे हम. नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज द ऑफिशियल एक्सचेंज रेट दैट डज नॉट अकाउंट फॉर इन्फ्लेशन while the real exchange rate accounts for inflation, right? So determinants क्या है जी एक्सचेंज रेट के? आपका करंट अकाउंट कैसा परफॉर्म कर रहा है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में हमने बात करनी है जी. देन कैपिटल अकाउंट, एंड व्हाट इज द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी. अगर डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी बढ़ेगी तो इंडियन रुपया गिरेगा कि बढ़ेगा? गिरेगा, डेप्रिशिएट करेगा, राइट? अगर डिमांड फॉर इंडियन करेंसी बढ़ेगी तो इंडियन करेंसी एप्रिशिएट करेगी. सिंपल सिंपल सी बातें. देन टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम पहले होता था कि सेंट्रल बैंक डिटरमाइन करती थी कितना एक्सचेंज रेट होगा. देन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन कर रही हैं कितना एक्सचेंज रेट होगा. देन वी हैव मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, कि हम लोग एक रेंज रख लेते हैं कि चलो डॉलर 40 से 90 के बीच में रहेगा तो हम बीच में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, उसके बाद फिर दखल अंदाजी करेंगे. सो इंडिया हैज बीन फॉलोइंग एक्चुअली दी मैनेज्ड
फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। मार्केट फोर्सेस को डिटरमाइन करने दो, बट एकदम से शार्प डिक्लाइन या शार्प इंक्रीज आएगा तो सेंट्रल बैंक बीच में आके इंटरफेयर करेगा और मैनेज कर लेगा इसे। क्यों एकदम से डिक्लाइन और इंक्रीज नहीं चाहते हम? Why don't we want the sudden decrease or increase in exchange rate? Stability of the economy is affected. एकदम से हमारे इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे तो हमारे इंपोर्टर्स लुट जाएंगे, इकोनॉमी की ऐसी तैसी हो जाएगी, है ना? फिर पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल खत्म हो जाता है। दिस हैज हैपेंड अर्लियर एज वेल, राइट? सो वी डू नॉट वांट दैट। श्रीलंका की तरह हम अपना हाल नहीं चाहते। ये चीजें पढ़ने वाली हैं थोड़ी। नॉमिनल एक्सचेंज रेट, इट टेल्स द करेंसी दैट कैन बी बॉट बाय 1 यूनिट ऑफ द अदर करेंसी। मतलब दिस इज टेलिंग द एक्सचेंज रेट। देन REER, इट कंपेयर्स जनरल प्राइस लेवल ऑफ टू कंट्रीज। बेसिकली इन्फ्लेशन की बात हो रही है, इन्फ्लेशन का कंपैरिजन करना है तो REER देखोगे आप, राइट? देन डिटरमाइंड बाय मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। NEER इज एक्चुअली द रेट यू यूज फॉर बाइंग द फॉरेन करेंसी, नॉट द REER। REER जस्ट फॉर बेसिस ऑफ कैलकुलेशन होता है, NEER इज एक्चुअली व्हाट यू पे, राइट? आपकी इन्फ्लेशन होने के करके आपकी करेंसी सस्ती हो जाती है, right? Then nominal exchange rate is used to determine the real exchange rate. NEER से हम लोग REER calculate करते हैं, right? Then used to price exports as well as imports. Exports and imports को कौन सा पे कर रहे हैं? NEER, not REER. NEER पे होता है, right? So we need to manage our inflation. Then used to assess the exporters competitiveness of the country. ये ध्यान रखना, ये पॉइंट पे सवाल आया हुआ है। Competitiveness किस पे जज होती है? REER पे। Because inflation is another factor which can be managed. वो उसमें एक्सपोर्टर की कोई गलती नहीं है। So REER is used to measure the competitiveness. Please remember this. Then used in everyday foreign exchange transaction and used in overall calculations for the economy. Everyday में कौन सा यूज होगा? NEER. Competitiveness के लिए कौन सा यूज होगा? REER. Remember that, right? Then past trends have been India has followed a managed floating system. We have done that. राइट? अंडर एक्सेस डिमांड डेप्रिशिएटेड द रुपी। जब डिमांड कम होगी रुपी तो डेप्रिशिएट करेगा। अंडर एक्सेस सप्लाई एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स टू अवॉइड डेप्रिसिएशन। जब ज्यादा सप्लाई है तो हम क्या करेंगे? उनका फॉरेन एक्सचेंज में स्टोरेज कर लेंगे कि बहुत ज्यादा गिरे नहीं, राइट जी? देन पोस्ट कोविड शिफ्ट्स, द आरबीआई टेम्पररी अडॉप्टेड अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रेजिम एज वेल। कोविड में बहुत बुरा सप्लाई शॉक आया था तो वी हैड टू गो फॉर अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉर सम टाइम, बट वी आर बैक अपॉन दी मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम। कौन सा सिस्टम है यहाँ पे? मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम, राइट? देन रिसेंट शार्प डिवैल्यूएशन क्यों हो रही है जी? कैपिटल आउटफ्लोज जा रही है इंडिया से वापस अमेरिका, वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। ट्रम्प साहब कह रहे हैं टैरिफ लगा देंगे। टैरिफ लगाने से, अगर ट्रम्प साहब टैरिफ लगा देते हैं तो इससे हमारी करेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जनरल हमारी करेंसी यूएस के कंपैरिजन में गिवन द सर्कमस्टांसेस डेप्रिशिएट करेगी, राइट? क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के आए तो पता होना चाहिए। राइजिंग इंपोर्ट कॉस्ट अमंग हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस एज वेल। क्रूड ऑयल प्राइसेस और हाई हो जाते हैं तो हमारी करेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? डेप्रिशिएट करेगी। अब कैसे भी पूछ ले हमें पता होना चाहिए भी क्या हो रहा है दुनिया में। देन इम्प्लीकेशंस, यहां हम कंफ्यूज हुए थे। इम्प्लीकेशंस ऑफ रुपी डिवैल्यूएशन, जब रुपी डिवैल्यूएट करेगा तो एक्सपोर्ट्स बूस्ट होंगे बिकॉज दूसरी कंट्रीज में हमारे एक्सपोर्ट सस्ते पड़ेंगे उनको। साइकिल वाला एग्जांपल याद करो, राइट? रिमेंबर दिस। देन नेट एक्सपोर्ट्स रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू अ वीकर रियल एक्सचेंज रेट। रियल एक्सचेंज रेट वीकर रहेगा मतलब इंडियन रुपया सस्ता रहेगा तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे बिकॉज उन्हें सस्ते पड़ेंगे। साइकिल एग्जांपल अगेन ध्यान रखना। देन नॉमिनल डेप्रिसिएशन लीड्स टू रियल डेप्रिसिएशन एज वेल। बोथ एक्चुअली नॉमिनल और रियल साथ साथ चलते हैं, बहुत ही रेयर सर्कमस्टांसेस में डाइवर्ट करते हैं जब इन्फ्लेशन कल्ली ही उनको मैनेज कर रही है। देन एडवर्स इफेक्ट्स किस पे हैं जी? जब रुपी डिवैल्यू होता है तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ जाता है। रुपये का पैसे की वैल्यू कम तो गुड्स महंगे पड़ेंगे, है ना? पहले 10 रुपए के पूरे भर के चिप्स आते थे, अब उसमें भर के हवा आती है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर, हाँ जी, फ्रेश एयर, राइट? reduced purchasing power, this is the option I made, reduced purchasing power, right? एंड इंपोर्टर्स को नुकसान होता है जब रुपया डिवैल्यू होगा बिकॉज हम परचेजिंग पावर कम है हमारे रुपये की। लेट से पहले 1 लीटर तेल हमें 80 रुपए में मिल रहा था, अब 1 लीटर तेल हमें 100 रुपए में मिल रहा है, परचेजिंग पावर कम हो गई। सो इंपोर्टर्स के लिए बुरा हो गया।
Then divergence between near and rear, these indices reflected the weighted average. हमने देख लिया था weighted average वाला concept, respect to its multiple trade partners. Average सारी currencies के जितने में हम trade करते हैं सबके साथ जब value निकालेंगे तो near rear आएगा, right? According to definitions, any increase or positive change indicates appreciation. यहाँ से सवाल आया था, increase in near is appreciation, right? Since the mid 2010, the near has depreciated while rear has appreciated. ये क्या हुआ जी? near depreciate कर रहा है, rear appreciate कर रहा है, क्यों? क्या कारण होगा? Inflationary impact कम हो रहा है, but राइट, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन ज्यादा आ रही है, इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट कम हो रहा है इंडिया के कंपैरिजन में दूसरे नेशन से, राइट? सो नीर और रीर की डाइवर्जेंस का कॉज ही प्राइमरी कॉज होता है इन्फ्लेशन, राइट? देन दिस डाइवर्जेंस अंडरमाइंस एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस एज वेल. हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगी जब रीर ज्यादा पास आ जाएगा नीर के. ज्यादा अप्रिशिएट करेगा तो रीर अप्रिशिएट करेगा तो क्या होगा? एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस कम होगी, राइट? देन गोइंग अहेड, राइजिंग मार्कअप्स. ये हमने फर्म्स में बहुत देखा है कि फर्म्स के, कंपनीज के प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं. वो मार्कअप क्या होता है? प्राइस, द रिटेल प्राइस, प्राइसेस बढ़ाई जा रहे हैं, तो उस वजह से क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल ये सवाल आ जाता है कि सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स ने, सुनना ध्यान से, अपने अपने प्राइस बढ़ा दिए. जो 10 रुपए के चिप्स थे वो 25 के हो गए इंडिया में. अब इससे एक्सपोर्ट पे क्या होगा? एक्सपोर्ट बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा? बढ़ेगा? कम होगा? गैसेस एवरीबॉडी. हाँ जी, क्या हुआ? मेरे को बोलना है. हाँ जी मैम. डोमेस्टिक तो कम होगा, हो सकता है इंटरनेशनल बढ़ जाए. एक्सपोर्ट बढ़ेगा? एक्सपोर्ट कम होगा? सर कम होगा? नो गेट एन आइडिया यार. हाँ जी अक्षिता जी, आप रह गए. इंक्रीज होगा? घटेगा कि बढ़े होगा? बढ़ेगा. आप समझो आपकी दुकान है इंडिया में, जो 10 रुपए का चिप्स था 25 रुपए का बिक रहा है, आपके पास पड़ा है स्टॉक. बाहर वही रेट है, बाहर लेट से 18 का बिकता था, 18 का ही बिक रहा है. पहले आप इंडिया में बेचोगे कि बाहर बेचोगे? इंडिया में बेचोगे, तो एक्सपोर्ट घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा. सर यू आर राइट, एंड एवरीबॉडी हु सेड घटेगा इज राइट, बिकॉज जब इंडिया में ही सामान महंगा बिकने लगेगा, इन्फ्लेशन इंडिया में ही ज्यादा हो जाएगी, तो सेलर्स वुड बी अट्रैक्टेड टू सेल इन डोमेस्टिक मार्केट इटसेल्फ. तो उसकी वजह से व्हेन देयर इज इंक्रीज इन इन्फ्लेशन इन इंडिया, एक्सपोर्ट्स आर नेगेटिवली इंपैक्टेड. वो तो ज्यादा डेरिवेटिव कोशिश कर रहे हो ना आप, चिप्स तो खाने ही है. तो ओवरऑल इंपैक्ट में कंफ्यूज नहीं होना. इन्फ्लेशन बढ़ती है तो एक्सपोर्ट घटता है. क्लियर? एनी क्वेश्चंस? हाँ जी. हिडन इन्फ्लेशन कौन सी वाली? इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं आप? चिप्स का पैकेट था, ओरिजिनल प्राइस तो 10 रुपीज था. हिडन इन्फ्लेशन आप श्रिंकफ्लेशन कह रहे हो? दैट इज श्रिंकफ्लेशन का टर्म आप पूछ रहे हो कि जब 10 रुपए में पहले लगभग 60-70 ग्राम, 80 ग्राम चिप्स आ जाते थे, अब मेरे ख्याल 30 ग्राम आते हैं. तो दैट टर्म इज श्रिंकफ्लेशन, कि आपने प्राइस 10 रुपए रखा बट सामान कम कर दिया. दैट इज श्रिंकफ्लेशन. दैट विल हैव द सिमिलर इफेक्ट. इन्फ्लेशन तो इन्फ्लेशन है, चाहे श्रिंकफ्लेशन हो चाहे इन्फ्लेशन हो, बट यहाँ पे इसमें कैसे होगा सर? लेट्स से मैं इंडिया में 10 रुपए में 80 ग्राम चिप्स दे रहा था और बाहर भी 80 ग्राम दे रहा था. अब 10 रुपए में इंडिया में तो 40 ग्राम ही दे रहा हूं, तो इंडिया में महंगाई बढ़ गई ना, तो यहाँ पे ज्यादा बेचूंगा. बारिंग द पॉइंट कि बाहर भी 40 ग्राम देने लग गए. वो बाहर बिके ना बिके, इंडिया में बिक रहा है. फ्रेश एयर सबको चाहिए, बिकॉज यहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर ज्यादा है, तो चिप्स का पैकेट खोल के फ्रेश एयर ले लेते हैं. बाय द वे, चिप्स का पैकेट खोल के कुछ लोग ऐसे नशे वशे भी करते थे पैकेट में ना. कुछ इन यूनिवर्सिटी टाइम्स, पंजाब यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे बंदे भी हैं जो चिप्स का पैकेट खाली करके उसमें कुछ डाल के, दे कॉल इट बॉन्ग समथिंग, आई डोंट नो व्हाट दे पुट इन इट, प्रोबेबली सम फेविकोल या क्या होता था वो जो मिटा, फेविकोल नहीं, अरे जो वाइटनर थिनर टाइप, वैसा सा और कुछ मटेरियल मिला के कलाकारी करके उसको सूंघते होते थे. एंड वंस व्हाट हैपेंड, बता रहा हूँ क्यों, वंस व्हाट हैपेंड, हॉस्टल्स कितने बड़े बड़े हैं, 3-3 4-4 फ्लोर के हैं,
वन ऑफ द स्टूडेंट्स चौथे फ्लोर पे छत पे जाके ये कर रहा था और उसे पता नहीं चला और वो नीचे छलांग मार गया एंड ही वाज पैरालाइज्ड। मर भी जाता तो फिर भी विदा हो जाता, पैरालिसिस हो गया बताओ। सो चिप्स के पैकेट से बच के रहना ज्यादा, राइट? एनीहाउ, सो we were doing about the exchange rate. So what are the policy dilemmas? Should India revert to the managed float regime or adopt a new framework? How can policy address inflationary pressures with export competitiveness? कि हमें इन्फ्लेशन कैसे मैनेज करनी चाहिए, राइट? सो आरबीआई ad hoc policy shift highlights the need for a systematic exchange rate policy. ये मेंस वाली कंक्लूजन सी आ गई, हमने भी ऐसे ही लिखनी है। क्लियरर ऑब्जेक्टिव्स एंड कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन आर एसेंशियल। एमपीसी जो 2-4 बंदों के रिवाइवल से चल रही है उसको मोर ट्रांसपेरेंट एंड इफेक्टिव करो कि यार अब इन्फ्लेशन को तो मैनेज करना ही है, बट सिर्फ ये थोड़ी है कि इन्फ्लेशन टारगेट पे लगे रहो आप। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आ रही है, रुपया गिरे जा रहा है, तो इसका इलाज क्या हो सकता है? इफ देयर इज डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी, माय क्वेश्चन इज डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी हो रही है, इस केस में आरबीआई को इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहिए कि कम करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए कि कम करना चाहिए मैडम? इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी और रुपये की वैल्यू फिर से बढ़ जाएगी। एज आई से कीप ऑन रिपीटिंग, डोमेस्टिक मार्केट में रुपये की वैल्यू है इंटरेस्ट रेट, फॉरेन मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज रेट, और इनको मिक्स करके सवाल आते हैं। दिस इज अ वेरी रेलेवेंट टॉपिक, इसीलिए आई हैव पेड टू मच हीट टू इट, राइट? So conclusion is devaluation of rupee underscores structural vulnerabilities in the Indian economy and raises critical questions about future of exchange rate policy. हमने क्या करना है? Nuanced approach that balances inflation control with export growth for a sustainable economic growth and development. बात खत्म। अच्छी, हाँ जी, विकसित भारत अमृत काल जो मर्जी लिख दो, रुको रुको कुछ गिर गया है, दिमाग गिर गया है ना? सो दिमाग कहाँ गिरा है? हंटिंगटन्स डिजीज, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट डिजीज। दिस इज अ कैरियर डिजीज एज वेल। आपके पेरेंट्स को हो अगर, इफ दे आर कैरियर्स इन देयर जीन्स, जेनेटिक मेकअप में अगर कैरियर है तो यू हैव अ 50% चांस कि आपको ये डिजीज होगी। सो बेसिकली हमने याद यही रखना है, बाकी पीपीटी से पढ़ लेना, आई विल नॉट पे टू मच हीट टू इट। जेनेटिक डिजीज है, पेरेंट्स से इनहेरिट होती है, ऑब्वियसली ब्रेन को इफेक्ट करती है, एंड third thing I want to highlight is there is no treatment for it, बस। और न्यूरॉन्स को डिस्ट्रॉय करती है, और इसमें HTT जीन है जो HTT प्रोटीन बनाती है। HTT प्रोटीन ऐसा बनता है स्क्यूड कि आपके न्यूरॉन्स मरने लगते हैं। बस ये 4 पॉइंट इसमें मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। नॉट गोइंग टू मच इनटू द डिटेल्स, रीड कर लेना, बट रिटेन यही करना है, राइट? देन कमिंग टू अनदर गुड थिंग, दिवाली के पटाखों से जब ग्लेशियर पिघलता है तो उस पानी से हम क्या करेंगे? होली खेलेंगे, राइट? सो सियाचिन ग्लेशियर, इसमें से यूपीएससी ने पूछा था कौन सी रिवर का मेजर सोर्स है? नुब्रा रिवर। दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड। अब क्या पता ये पूछ लें थर्ड पोल किसे कहते हैं? थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? सियाचिन ग्लेशियर। सेकेंड लार्जेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर कौन सा है? सेकेंड लार्जेस्ट नॉन पोलर मतलब जो पोल्स में नहीं है, नॉन पोलर ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर। देन कैसे टाइप का ग्लेशियर है? पीडमोंट। व्हाट इज पीडमोंट? बड़ी सिंपल सी बात है, कंफ्यूज करते हैं। माउंटेन के पैरों में, माउंटेन के पैरों में पीडमोंट, माउंटेन के पैर में पीडमोंट। को बड़ी बात है यार, जहां पे माउंटेन अपनी हाइट कम करता जाता है वहां पे माउंटेन्स के पैरों में। सही सर, पीडमोंट। कोई बड़ी बात है नहीं है, बस कंफ्यूजन करने के लिए ऐसी सी बात लिख दे, पता नहीं क्या होगा, कुछ भी नहीं, नथिंग एट ऑल, राइट? वी नीड टू जस्ट सिंप्लीफाई थिंग्स। सो हाँ जी, तीन चार पॉइंट्स हम लिखते जाए ना, वो रिटेन रहेंगे। जहां पे आपने स्टैटिक में ये चीज पढ़ी है वहीं पे ऐड कर लेना। अभी हुआ क्या है जी, सियाचिन ग्लेशियर में बहुत मुश्किल था रहना, नेटवर्क सर्विसेज नहीं थे, ठंड तो बहुत है ही है, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम नहीं चल रहा था, तो अब हम यहाँ पे 4G 5G सर्विसेज
इनॉग्रेट करी है बाय प्राइवेट टेलीकॉम फर्म, इसलिए न्यूज में था। ये तो आर्मी के लिए बहुत अच्छा है कि वहां पे जो रहेंगे एटलीस्ट कम्युनिकेट तो कर पाए, इतनी ठंड में रह रहे बेचारे, अपने लव्ड वंस की वार्म तो ले सकें, राइट। बट दिस विल नॉट फॉर्म अ क्वेश्चन 4G 5G आया कि नहीं, दिस माइट फॉर्म अ क्वेश्चन कौन सी रेंज में, काराकोरम रेंज में। वी नो दिस काराकोरम रेंज का पार्ट है, इट लाइज इन हेविली ग्लेशिएटेड हिमालयन रीजन नोन एज दी थर्ड पोल, थर्ड पोल इस एरिया को बोल रहे हैं। देन लाइज बिटवीन द सल्तोरो रिज, नहीं याद रखना, मेरे को नहीं होता, आपको होता तो कर लो, आई डोंट नो, सल्तोरो रिज पे है। सेकेंड लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर है पोलर एरियाज के बाहर, आफ्टर दी फेडचेंको ग्लेशियर। कोई बात नहीं, फेडचेंको ग्लेशियर कोई नहीं पूछने वाला, अफ्रीका से सवाल पूछ रहे हैं, ये तजिकिस्तान कजिकिस्तान से नहीं पूछ रहे, राइट। इट ओरिजिनेट्स एट द बेस ऑफ द इंदिरा कॉल वेस्ट, कोई बात नहीं, नो वरीज। लोकेटेड स्ट्रेटेजिकली डोमिनेट्स दी, ये ध्यान रख लेना यार, शाक्सगाम वैली ध्यान रख लेना ये, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स है ना ये शाक्सगाम वैली चाइना को पाकिस्तान ने दे दी थी, अब ये चाइनीज कंट्रोल में है, तो वी शुड नो। कई बार ऐसा सवाल आया था रिलेटेड टू विच कंट्री और इज लोकेटेड वेयर, शाक्सगाम वैली ध्यान रख लेना, कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट पर सवाल आ जाता है। और अभी तक ये सवाल आया कि अच्छा इट इज अ सोर्स ऑफ नुब्रा रिवर, नुब्रा रिवर कहाँ पे है, कैसी है, किसको कर रही है, दैट इज द मूट पॉइंट ओवर हियर, राइट। एंड इट इज कंसिडर्ड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटल ग्राउंड, यहाँ पे ऑपरेशन मेघदूत हुआ था, पाकिस्तान के कंट्रोल से हमने लिया था दिस ग्लेशियर, ऑपरेशन मेघदूत। लास्ट टाइम कौन सा ऑपरेशन आया था पेपर में, सद्भावना, है ना, अब कौन सा आ सकता है, मेघदूत। एक और आ सकता है, कौन सा, ऑपरेशन सद्भाव, सद्भाव, जैसे इंडिया ने लॉन्च किया है, टाइफून यागी आया था, टाइफून यागी के लिए सद्भाव, सद्भावना से सद्भाव, दैट कैन बी देयर एज वेल, वेरी गुड। सो देन कमिंग टू कैबो वर्डे, सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है, इसमें आया तो न्यूज में क्लाइमेट चेंज करके है, बट अपने को याद रखना है एटलांटिक ओशन, और कुछ नहीं याद करने को मैं कह रहा, दैट इज इट, राइट। बाकी पढ़ेंगे जरूर, बट याद रखना है केबो वार्दे, और दिस इज ऑल्सो नोन एज केप वार्दे, इज लोकेटेड इन अटलांटिक ओशन, वेस्ट अफ्रीका के कोस्ट पे है। विल नीड टू इन्वेस्ट कितने, जो बहुत ज्यादा पैसे लगाने पड़ रहे हैं, बिकॉज क्लाइमेट चेंज से ही अफेक्टेड है। इसकी खुद की इकोनॉमी रूरल अर्बन माइग्रेशन कर रही है, और ओवर प्रोडक्शन भी कर रही है, और ये सारा टूरिज्म पे बेस्ड है, सो उस करके इनकी वनरेबिलिटीज बढ़ती जा रही हैं, एंड इनको पैसा लगाना पड़ेगा। इट इज ऑल्सो नोन एज केप वर्दे, मैप में ये लिखा मिलेगा आपको, केप वर्दे ऑन दी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, मिल जाएगा, अभी दिखाया था, राइट। सो ओवर हियर सेनेगल के पास, दिस इज केप वर्दे, सेनेगल की साइड, राइट। सो इट इज एन अफ्रीकन कंट्री दैट इज मेड अप ऑफ 10 volcanic islands in the Atlantic Ocean. It is of northwestern portion of the continent. Islands are divided into, याद नहीं रहने वाला बट फिर भी सुन लो एक बारी, बार्लोवेंतो एंड सोतावेंतो, located near Senegal and is the nearest point on the continent. Senegal सबसे nearest point है on the mainland, right? Climate generally, the climate is characterized by stable temperatures with extreme aridity. Arid land है, ज्यादा बारिश नहीं हो रही, right? Terrain of Cabo Verde varies from geologically older to flatter islands. In the east, east side पुरानी है, west side mountainous newer है। यूरोपियन एंड अफ्रीकन लोग रहते हैं। कैपिटल कौन सी है, कैसे बोलेंगे इसे, प्राइया कि परे है, या याद नहीं करनी हमने, प्राई है ये, राइट। देन लैंग्वेज इज पोर्टुगीज एंड केप वर्दियन, दैट इज इट, ज्यादा नहीं पढ़ना इसके बारे में, राइट जी। देन तुंगभद्रा रिवर, आज तक मुझे सवाल मिला इसके ऊपर, एक तो इसकी, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा, और ये कहां से पास होती है, हम्पी। दो ही सवाल डोमिनेट करते हैं, बट अब इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, आजकल वैसे सवाल भी आ जाते हैं। ऑल्दो लास्ट ईयर देयर वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, वो निमोनिक्स वालों के साथ खेल गए, गंगा की ट्रिब्यूटरीज पे खेल गए, बट दे में प्ले दिस कार्ड एज वेल कि इस बार आप निमोनिक्स पक्के करके आए तो ऑब्सिक्योर रिवर की ट्रिब्यूटरीज पूछ ली। ये सबको पता होना चाहिए कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है ये, बट इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, वो चीज देखने वाली हो सकती है। सो तुंगभद्रा ग्रीन हो रही है, इस पर रिसर्च चल रही है, क्यों, इसलिए न्यूज में थी। पेनिनसुलर रिवर है, मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर है, ऑब्वियसली। इट इज रेफर्ड टू एज पंपा इन रामायण, ये भी ध्यान रखने वाला पॉइंट। कृष्णा रिवर पता है अपने को, पंपा बोला जाता था, इसे पता होना चाहिए अपने को। द नेम फ्रॉम टू स्ट्रीम्स तुंगा एंड भद्रा, जब ज्वाइन करती हैं कर्नाटका के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में, है ना, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन करती हैं, तो इन्हें बोलते हैं तुंग भद्रा,
दोनों रिवर्स ज्वाइन होके. द रिवर आफ्टर इन्फ्लुएंस ऑफ टू स्ट्रीम्स नियर शिमोगा डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका रन्स फॉर 531 किलोमीटर्स. फिर आंध्र प्रदेश में चले जाती है, वहां जाके कृष्णा में मर्ज हो जाती है, आंध्रा में. देन मर्ज होके कहां जाती है, फिर बे ऑफ बंगाल. ये इसका रास्ता है. देन 382 किलोमीटर. हाँ जी, पूछ लेंगे इससे फोन करके. अभी तक तो बे ऑफ बंगाल में जा रही थी, राइट. सो कर्नाटका एंड आंध्रा के बीच में बाउंड्री भी बनाती है. इन्फ्लुएंस चीफली बाय साउथ वेस्ट मानसून, ये भी ध्यान रखने वाली बात, नॉर्थ ईस्ट ना लिखाना, है ना. देन मेजर ट्रिब्यूटरीज आर, आई थिंक दिस माइट कम इन हैंडी. इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो मैंने भी नहीं सुनी, वरादा एंड हगारी. वरादा एंड हगारी, 2 पॉइंट लिख लो, कोई बात नहीं, बुरा मान के याद कर लेना कि सर गंदे गंदे पॉइंट्स याद कराते हैं, बट पेपर में आएंगे तो खुश हो जाओगे. वरादा एंड हगारी, राइट. डैम्स बने इस पे, तुंगा डैम, तुंगभद्रा डैम, हेमवंती डैम, भद्रा डैम, कोई बात नहीं. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हम्पी. हम्पी किन की कैपिटल थी, जिसका एक क्वेश्चन श्योर शॉट आता ही आता है. विजयनगर का सवाल आना है. आई एक्चुअली रिक्वेस्ट यू, रिकमेंड यू एंड सजेस्ट कि विजयनगर वाली एम्पायर 2-3 सोर्सेस से, स्पेशली लूसेंट से पढ़ लें. विजयनगर में बहुत सारे पॉइंट्स हैं लूसेंट में. प्लीज रीड इट फ्रॉम देयर एज वेल, डेफिनेटली रीड इट. आना ही आना है सवाल, तो क्यों ना करें हम, राइट. अच्छे से रट्टा मार देना, 2 नंबर फ्री के हैं, और 2 नंबर से प्रीलिम पास या फेल हो जाता है कभी कभी, है ना. दिस इज व्हाट एक्चुअली इफेक्ट्स द गुड स्टूडेंट्स. गुड स्टूडेंट विल नेवर बी 20, 25, 30 मार्क्स पीछे फ्रॉम द कट ऑफ. दे वुड बी 6, 7, 8 मार्क्स पीछे. अगर 30 मार्क्स पीछे या तो स्ट्रेटेजी में इशू है या नॉलेज में इशू है, राइट. अगर 1-2 मार्क्स हैं तो 2 ही कारण हो सकते हैं. एक, यू कुड नॉट मैनेज योर टेम्परामेंट ओवर देयर. सेकंड, यू डिड नॉट रिवाइज इट टू मच, है ना, रिवीजन में दिक्कत रह गई. एनी हाउ, सो लोकपाल बिल, वी नीड ए स्ट्रॉन्ग लोकपाल. सरकार कहती है बना दिया लोकपाल, बट स्ट्रेंथ नहीं देनी. साहिल जी मैनू भी ना सुला दो नाल, राइट. सो लोकपाल जी, फाउंडेशन डे ऑफ लोकपाल वाज हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 16 जनवरी. लोकपाल फाउंडेशन डे, क्या पता यूपीएससी इस लेवल तक गिर जाए, क्या पता गिर जाए, है ना. सो दे आर एक्चुअली आई थिंक इम्पैक्टेड बाय एचसीएस. एचसीएस अवार्ड्स पूछ रहा था, इन्होंने पूछ लिए. एचसीएस पार्ट्स एंड आर्टिकल्स पूछ रहा था, इन्होंने पूछ लिए. सो मे बी दे मे फॉल टू दिस लेवल. 16 जनवरी पहला अपना लोकपाल कौन अपॉइंट हुआ था सबसे पहली बार, पता होना चाहिए यार इसी देश में. हाँ, पिनाकी चंद्र घोष, पता था, बोलना था. जी सर, नाम याद नहीं आ रहा था. पिनाकी चंद्र घोष. स्टैट्यूटरी बॉडी है जी लोकपाल. लोकपाल एक्ट 2013 से बनी है. सेंटर लेवल पे होगा लोकपाल, स्टेट लेवल पे होगा लोकायुक्त 2013 के एक्ट से. एलिगेशंस ऑफ करप्शन, बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ ये चलते हैं, राइट. इट कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन एंड 8 मेंबर्स. 8 मेंबर जिसमें से 4 जुडिशियल मेंबर होंगे. चेयरपर्सन कौन होगा, चीज देखना, चीफ जस्टिस या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. और तीसरी बात, एमिनेंट पर्सन. दिस इज रेयर, ये यूजुअली नहीं होता. चीफ जस्टिस या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर एमिनेंट पर्सन. और इसी करके क्लेश है कि एमिनेंट पर्सन तो वेग टर्म है, तो सेंटर अपना बंदा रख सकता है, राइट. सो जुडिशियल मेंबर आइदर अ फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. जुडिशियल मेंबर कौन होंगे, फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. चेयरपर्सन कौन थे, सीजीआई ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई मतलब सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या एमिनेंट पर्सन. जुडिशियल मेंबर जो 8 में से 4 होंगे वो कौन होंगे, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, राइट. देन अ मिनिमम ऑफ 50% ऑफ मेंबर्स विल बी फ्रॉम एससी, एसटी, ओबीसी, मिनोरिटीज एंड वुमेन. तो वुमेन की रिजर्वेशन है. और इसमें एक और चीज, ओबीसी की रिजर्वेशन है. लोकल गवर्नमेंट्स में कंपलसरी नहीं है, यहाँ पे कंपलसरली है. ये प्लीज ध्यान रखना, थोड़ा से सटल डिफरेंसेस में सवाल आ जाते हैं, राइट. हाउ आर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमिटी. कौन कौन है जी इसमें, प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन है, राइट. चेयरपर्सन इज प्राइम मिनिस्टर. स्पीकर ऑफ लोकसभा है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा,
and Chief Justice of India or judge nominated by him and one eminent person. तो किसकी मेजॉरिटी होगी? प्राइम मिनिस्टर भी एक पार्टी का होगा, स्पीकर भी डेफिनेटली एक पार्टी का होगा, एंड एमिनेंट जूरिस्ट भी इन्हीं का करा हुआ होगा. कितने बंदे हैं इसमें? 6 है कि 5 हैं? 1 2 3 4 5 और 6. 5 में से 3 इज मेजॉरिटी. सो अगेन डोमिनेटेड बाय द एग्जीक्यूटिव. कहने की बात है लीडर ऑफ ऑपोजिशन सीजेआई है, बट डोमिनेटेड अगेन बाय एग्जीक्यूटिव. सो टर्म कितना है जी? 5 years और 70 विच एवर इज अर्लियर. 5 साल या 70 की उम्र विच एवर इज अर्लियर. देन सैलरी अलाउंसेस कैसी होंगी? चेयरपर्सन की सेम एज दैट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड बाकियों की सैलरी अलाउंसेस एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. चलो ठीक है, ये कोई नहीं पूछता. अपॉइंटमेंट, नंबर ऑफ मेंबर्स, अपॉइंटमेंट कमिटियां, वो चीजें पूछी जाती हैं, राइट. देन इट हैज jurisdiction to inquire into allegations of, एक सेकेंड, हाँ जी, jurisdiction to inquire into allegations even against the prime minister. प्राइम मिनिस्टर को भी इंक्वायर कर पाएंगे, इसकी कंडीशन आगे जाके देखेंगे. अ मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट और अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. सारा पार्लियामेंट कवर कर लिया, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, मेंबर. देन ऑफिशियल्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ग्रुप ए बी सी डी, सारे ग्रुप्स को कवर कर सकते हैं. ए बी सी डी कवर चेयरपर्सन एंड मेंबर्स, ये पीएसयूज को भी कवर कर रहे हैं. पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस्ड बॉडीज हैं, उनको भी कवर कर रहे हैं, उनके चेयरपर्सन एंड मेंबर्स को भी are covered. Then it also covers any society, trust or body that receives foreign contribution above 10 lakh. So foreign contribution वाली बॉडी को भी कवर कर रहे हैं. किस किस को कर रहे हैं जी? पार्लियामेंट होगी सारी, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, मेंबर्स, ग्रुप ए बी सी डी, पीएसयू के चेयरपर्सन, मेंबर्स, एंड फॉरेन कंट्रीब्यूशन जिन्हें 10 लाख से ज्यादा मिल रही है वो सोसाइटी, राइट. तो कंप्लेंट अंडर लोकपाल एक्ट शुड बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म अंडर द पीओसीए एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में. कंप्लेंट कौन कर सकता है? कोई भी, एनीबडी कैन कंप्लेन. उसके लिए आपको कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल होना जरूरी नहीं, राइट. सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन हु कैन कंप्लेन. व्हेन अ कंप्लेंट, द लोकपाल में ऑर्डर अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बाय इट्स इंक्वायरी विंग. इसका खुद का इंक्वायरी विंग है, उससे भी इंक्वायर करा सकता है, और ये सीबीआई को भी दे सकता है इंक्वायरी. जब ये सीबीआई को इंक्वायरी करवाएगा तो जिस ऑफिसर को इसने कहा है कि ये ऑफिसर इंक्वायरी कर रहा है, दैट ऑफिसर विल नॉट बी ट्रांसफर्ड और चेंज्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ द लोकपाल. विदाउट द कंसेंट ऑफ लोकपाल वो ऑफिसर चेंज नहीं होगा. और यूजुअली सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वेंट्स के टाइम पे ये सीवीसी को रेफर कर देता है, सीबीआई को नहीं, सीवीसी को रेफर कर देता है, राइट. क्लियर बात. So exceptions for a prime minister, Lokpal cannot inquire into allegations against PM relating to international relations, देश के बाहर की बातें, external and internal security, secrecy maintain करनी है, right, public order, atomic energy and space. इन चीजों पे प्राइम मिनिस्टर को इंक्वायर नहीं कर सकता. एक और बात, पीएम के खिलाफ कंप्लेंट प्रोब तब तक नहीं होगी जब तक लोकपाल बेंच कंसिडर इट्स एंड एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स अप्रूव इट. पहले लोकपाल बेंच कंसिडर करेगी, 2/3 मेंबर अप्रूव करेंगे, तभी पीएम को बुलाया जाएगा. नहीं तो पीएम को ऐसे नहीं बुलाया जा सकता. हाई डिग्नेटरी, मोदी साहब ने अपने लिए कॉशन एंड प्रिवेंशन रख ली, राइट. क्लियर बात. देन पावर्स क्या है जी? सुपरिटेंडेंस एंड गिविंग डायरेक्शन टू सीबीआई. सीबीआई के बंदे को जब ये केस देगा तो इसके बिना कहे ट्रांसफर नहीं होगा. दीज आर दी थिंग्स. पावर टू ऑथराइज सीबीआई फॉर सर्च एंड सीजर ऑपरेशंस, एंड ऑब्वियसली पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट भी मिलेंगी. व्हाट आर दी पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट? समन करना, एविडेंस मंगाना, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मंगाना, एफिडेविट पे, ओथ पे एविडेंस लेना, है ना, और सर्च एंड सीजर करा पाना, सर्च वारंट्स, ऑल दोस थिंग्स. सो सारी लोकपाल के पास हैं, ठीक है. इंक्वायरी विंग ऑफ लोकपाल हैज बीन वेस्टेड विद पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट एज आई सेड. लोकपाल हैज पावर्स ऑफ कन्फिस्केशन ऑफ एसेट्स, फाइन लगाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो पावर्स हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट जी. देन ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, इसमें एक ही चीज याद रखने वाली, दो चीजें एक्चुअली, दो चीजें. पहली चीज, कौन निकाल रहा है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट? दैट इज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. और दूसरी चीज, इट डज नॉट ओनली टॉक अबाउट, नॉट ओनली एनवायरमेंटल रिस्क. सिर्फ एनवायरमेंटल रिस्क नहीं है, इकोनॉमिक रिस्क भी है.
ज्योग्राफिक जियो स्ट्रेटेजिक रिस्क भी हैं। सो सिर्फ इन्वायरमेंटल रिस्क की बात नहीं कर रही, एवरी रिस्क। जस्ट अ मिनट। सो दीज आर द टू थिंग्स टू रिमेंबर इन ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। बट फिर भी देख लेते हैं क्या कह रही है। सो रिसेंटली द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हैज पब्लिश्ड द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट्स प्लीज ध्यान रखना, यूपीएससी का काइंड ऑफ फेवरेट ऑर्गेनाइजेशन है ये। कहां पे बेस्ड है? डेवोस, स्विट्जरलैंड, राइट। सो द फर्स्ट एडिशन ऑफ द रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन 2006 in which extreme weather events have been categorized under environmental risk. This year's report, findings of global risk perception 2025, 24-25. No need to remember that. These risks are assessed over both short term and long term. Short term and long term दोनों में classify करा गया इन्होंने. It classified risks across economic, environmental, geopolitical, societal and technological. Not only environmental. ये भी ध्यान रखना, not only environmental. Right? टॉप 3 शॉर्ट टर्म रिस्क क्या इनके हिसाब से? मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड स्टेट बेस्ड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट। मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड स्टेट बेस्ड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। लॉन्ग टर्म क्या है इनके हिसाब से बड़े रिस्क? एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड इकोसिस्टम कोलैप्स एंड क्रिटिकल चेंज टू अर्थ सिस्टम्स। लॉन्ग टर्म रिस्क में ज्यादा इन्वायरमेंटल रिस्क है, शॉर्ट टर्म में मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन भी है। The evolving global risk landscape is shaped by interaction of these technological, technology कहाँ जा रही है, geostrategic, wars हो रही है ना, climatic and demographic. These are the 4 intersections they say जो धरती को सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी, जियोस्ट्रेटेजी, क्लाइमेट एंड, राइट। So these forces are expected to intensify over the next decade and beyond. The report further stresses the importance of short-lived climate pollutants. Short-lived कौन से होते हैं? जो थोड़ा टाइम एटमॉस्फेयर में रहते हैं फिर गिर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक कार्बन एक्सेट्रा, ब्लैक कार्बन, एरोसोल्स एक्सेट्रा। देश है कि ये क्लाइमेट को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं, तो हमें इनके लिए भी पॉलिसीज बनानी चाहिए, राइट जी। देन फंड ऑफ फंड स्कीम है तो पुरानी हो गई है बट न्यूज में आई है कि सरकार ने कहा है कि स्टार्टअप्स के लिए, प्राइमरली किसके लिए था? स्टार्टअप्स के लिए। 2 पॉइंट इसके याद करने के लिए, स्टार्टअप्स के लिए था ये, और दूसरा इट डज नॉट, ये ऑप्शन में कंफ्यूज करता है, डज नॉट डायरेक्टली इन्वेस्ट इनटू स्टार्टअप्स। डायरेक्टली स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट नहीं करता, ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को पैसे देता है और ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स फिर स्टार्टअप्स में लगाते हैं। एआईएफ में कौन आगे? वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर्स, वो सारे एआईएफ कैटेगरीज में ये फंड ऑफ फंड्स पैसे देता है एंड देन दे इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स। बट इंडियन सरकार ने कहा इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना बढ़िया चल रहा है, 3rd हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टार्टअप्स है इंडिया में अब आफ्टर यूएस एंड चाइना, है ना। सो और बढ़िया भी कर रहे हैं, although 90% फेलियर रेट है बट फिर भी दे आर डूइंग वेल। सो what is responsible? The government says fund of funds is responsible. So union ministry commerce ने कहा है जी fund of funds and mechanisms basically are responsible for success of startups. So कब establish हुआ था fund of funds? सारे funds का funds 2016 में, कॉर्पस था उस टाइम 10,000 करोड़, जो डिवाइडेड कॉन्ट्रीब्यूशन होनी थी 14 and 15 फाइनेंस कमीशन के टाइम पे, राइट। 10,000 करोड़ और 16 ध्यान रखना है थोड़ा सा। क्या कर रहे हैं जी? इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को कैपिटल दे रहे हैं बट डायरेक्टली नहीं देंगे, डज नॉट डायरेक्टली इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स, इंस्टेड इट प्रोवाइड्स कैपिटल टू सेबी रजिस्टर्ड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। एआईएफ्स को दे रहे हैं, एआईएफ्स फिर इसको डबल करके आगे लगाएंगे। एआईएफ्स आर सपोज टू इंक्रीज इट एंड देन इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स, राइट।
एंड इनका इंचार्ज कौन था जी? सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक हैज गिवन द मैंडेट ऑफ ऑपरेटिंग दिस फंड। सो ये भी कभी कभी आ जाता है भी कौन था फंड ऑफ फंड्स का मैनेजर? सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एंड AIFs आर सपोर्टेड अंडर FFS fund of funds to require at least 2 times the amount committed under FFS, मतलब इंक्रीज करके, राइट। देन सिडबी के बारे में एक दो पॉइंट पता होना चाहिए, स्टेट सर्विस खास करके। दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1990 एंड प्रिंसिपल फंक्शन सिडबी का किसके लिए? MSME, प्राइमरली MSME के लिए केटर करने के लिए सिडबी है। 1990 की स्टैब्लिश्ड है, MSME को केटर करने के लिए है। And acquiring funds they required to grow, etc. SIDBI was made responsible for administering the SIDBI Development Fund and National Equity Fund. एक और फंड ध्यान रखना, नेशनल इक्विटी फंड अंडर SIDBI। ये सेबी लगता है बट अंडर SIDBI, राइट। एनर्जी एफिशिएंसी तो करता ही है प्रमोट, कोई बात नहीं। देन लेक नाइविशा, दो चीजें बस, केनिया में है और अफ्रीका में है बस, और कुछ नहीं आने वाला। आई डोंट थिंक सो, बट पढ़ लेते हैं एक बार, क्या पता आ जाए। सो केनिया's पॉपुलर लेक नाइवाशा इज गेटिंग इंपैक्टेड बाय वाटर हायसिंथ। वाटर हायसिंथ यहाँ बढ़ी जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे टेरर कहाँ का है? वाटर हायसिंथ, टेरर ऑफ बंगाल। व्हाई इज इट टेरर ऑफ बंगाल? राइस वगैरह कल्टीवेशन ज्यादा होती है तो फिर मतलब उसे ग्रो नहीं होने देता है। और एक बहुत बड़ा कारण है वहां पे ना, मार्शी लैंड्स बहुत हैं, राइस कल्टीवेशन और मार्शी लैंड्स हैं, तो वाटर हायासिंथ इतना ज्यादा डेंसली ग्रो हो जाता है कि आप घास पे सैर कर रहे थे, आपको पता ही नहीं चलता कब पॉन्ड आ गया और आप उसमें डूब गए। दिखता जाता है कि वाटर हायासिंथ टाइप पॉन्ड ही है। बट एक सवाल है एनवायरमेंट स्टैटिक से, वाटर हायासिंथ का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है क्या? ऑल्दो ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस एंड बिगेस्ट इन्वेसिव स्पीशीज है, बट इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी है क्या? इन्वायरमेंट स्टैटिक आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। सो एक ही बेनिफिट इसका बहुत अच्छा है क्या? कॉमन सेंस लगाओ, बहुत डेंस चीज ग्रो हो गई तो क्या कर देगी वो? नॉट एग्जैक्टली। जो चीज बहुत डेंस हो जाएगी ना, पानी में फिल्टर की तरह एक्ट करेगी, हैवी मेटल पोल्यूशन एक्सेट्रा को फिल्टर कर देगी। बिकॉज बहुत ज्यादा वो फिर छाननी की तरह, जो पंजाबी च कहने भुन देगी पानी में, है ना। दिस विल एक्ट एज इंग्लिश में सीव, छाननी सेव या भुनना, जेड़ा मर्जी समझो, दिस इज अप टू यू, राइट, विच एवर यू अंडरस्टैंड। सो वो फिल्टर की तरह एक्ट करेगी और हैवी मेटल पोल्यूशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा को नीचे नहीं जाने देगी, उसको हटा देगी। सो लेक नवाइशा में भी ये वाटर हायसिंथ की प्रॉब्लम है। शैलो वाटर फ्रेश वाटर लेक है, सदर्न रिफ्ट वैली इन कीनिया में, कीनिया होना चाहिए, थोड़ा नीचे आ गया, कीनिया में लोकेटेड है। जियोलॉजिकल ओरिजिन की है, एक्सटिंक्ट डोरमेंट है, कोई बात नहीं। पेरेनियल मलेवा एंड गिलगिल रिवर्स हैं यहाँ पे, अगर याद रहे तो भाई कर लेना, मेरे से तो नहीं होता, बट नेम से ये देख लेना अफ्रीका में, राइट, जस्ट दैट, नवाइशा, मलेवा, गिलगिल, अफ्रीका, केन्या, राइट। बाकी वाटर हायसिंथ इज आल्सो नोन एज इकॉर्निया क्रैसिफस। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? एनसीईआरटी में दिया नाम, इकॉर्निया क्रैसिफस, ध्यान रख लेना, काम आ जाता है। एनसीईआरटी 12th में जहां बायोलॉजी के साथ एनवायरनमेंट है, ये नाम मेंशन्ड है। एंड वाटर हायसिंथ इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस और मोस्ट स्प्रेड अक्रॉस इन्वेसिव स्पीशीज इन द वर्ल्ड। इन्वेसिव स्पीशीज कौन सी होती है? जो उस जगह की नहीं है एंड वहां पे कहीं बाहर से आई है और बाहर से आकर के उनकी स्पीशीज को तंग कर रही है, खत्म कर रही है। ओरिजिनली कहां से है वाटर हायसिंथ? साउथ अमेरिका। ओरिजिनली इट बिलोंग्स टू साउथ अमेरिका। एंड जो नवाइशा जो साइट है अपनी, रामसर साइट भी है। लेक नवाइशा इज ऑल्सो अ रामसर साइट। रामसर साइट कौन सी होती है? व्हाट इज रामसर? हाँ जी, एक एक करके, हाँ जी। हाँ, किससे डील करती है रामसर कन्वेंशन? वेटलैंड्स, राइट, वेटलैंड से डील करती है, और दिस इज अंडर द रामसर कन्वेंशन और रामसर साइट, राइट जी। वाटर हायसिंथ नेटिव टू साउथ अमेरिका था। Usually the presence is linked to pollution. It is known to thrive in presence of contaminants.
and is the most invasive aquatic plant species in the world. ये सनलाइट को प्रिवेंट करेगी, नीचे ग्रोथ नहीं होने देगी, दूसरी स्पीशीज को रोक देगी, बट फायदा याद रखना वो याद नहीं रहता, राइट? देन कमिंग टू द लास्ट थिंग, आईमैक, मेलेनी एंड मोदी, दैट इज मेलेडी. गुड आइडिया. सो आईमैक क्यों न्यूज में रहता है बार बार? बिकॉज नाउ देयर इज प्रॉब्लम इन द मिडल ईस्ट. बट क्वेश्चन हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कौन सी कंट्रीज को जोड़ रहा है, किस किस की एग्रीमेंट थी, क्या इसमें सिर्फ पोर्ट होंगे या रेलवेज भी होंगे? सो पोर्ट्स एंड रेलवेज दोनों होंगे. देन हाइफा पोर्ट कहाँ है, वो सारी चीजें. सो ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी रेफर्ड टू एंड समहाउ रिमेंबर्ड. सो जो बाइडेन साहब ने, जो बिडेन या बाइडेन, highlighted the potential of this IMEC corridor following the Israel-Hamas conflict. So connectivity project है that seeks to seamless infrastructure of ports भी हैं, railways भी हैं, roads भी हैं, sea lines भी हैं, pipelines, सारी चीजें. Ports, roads, railways, sea lines and pipelines सब कुछ है to enhance trade among India, Arabian Peninsula, Mediterranean and Europe. सबको लिंक करेगा. इंडिया के वेस्ट से जाएगा और पूरे यूरोप तक लिंक करता जाएगा. Right. So it was announced in 2023 on the sidelines of G20 meeting in New Delhi. G20 में 2023 में announce हुआ, important fact. Right. And was signed between the European Union and 7 countries. Countries ध्यान रखना, India, US, Saudi Arabia, UAE, France, Germany and Italy. Countries ध्यान रखने वाली बात है. Please keep this in mind. कौन सी है जी? सऊदी अरेबिया भी है, इजराइल है, पैलेस्टीन है, यूएई है, टर्की. ध्यान रखना, राइट? These might be the confusing options. Then IMEC will comprise of 2 separate corridors. Eastern corridor इंडिया को अरेबियन गल्फ से जोड़ेगा, ईस्टर्न कॉरिडोर इस साइड वाला. वेस्टर्न कॉरिडोर और नॉर्दर्न कॉरिडोर गल्फ टू यूरोप को जोड़ेगा. ईस्टर्न इंडिया को अरेबियन गल्फ से, नॉर्दर्न वुड ज्वाइन गल्फ टू यूरोप. 2 सेपरेट कॉरिडोर्स बनाएंगे. राइट. अपॉन कंप्लीशन द कॉस्ट इफेक्टिव एंड रिलायबल क्रॉस बॉर्डर रेलवे नेटवर्क हो जाएगा. कोई बात नहीं. कॉरिडोर विल इंक्लूड अ शिपिंग रूट कनेक्टिंग मुंबई एंड मुंद्रा गुजरात विद यूएई एंड अ रेल लिंक कनेक्टिंग यूएई, सऊदी अरेबिया एंड जॉर्डन विद इजरायली पोर्ट ऑफ हाइफा. कहां पे है पोर्ट? ऑलवेज इन न्यूज. हाइफा पोर्ट अपने रिस्ट पे लिख के याद कर लेना कि याद रहे, जस्ट फॉर मेमोरी. जरूरी नहीं है कोई बोले भैया मेरे हाथ पैर गंदे करा रहे हैं. इट्स योर विश, बट हाइफा इज इन इजराइल. ध्यान रखना. राइट. हाइफा विल बी कनेक्टेड बाय सी टू द पोर्ट ऑफ पेरेस इन ग्रीस. इसको ना भी याद रखो, हाइफा ध्यान रखो. दिस माइट कम इन हैंडी. Right. In addition, along the corridors, the country will also lay the network of electricity grids, optical fiber, gas and energy का भी हिसाब किताब रखेंगे. पाइपलाइंस तो थी ना, एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी भी हो रही है. सारा ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाते हैं आजकल, सिर्फ रास्ता नहीं. राइट. सो इट टेंड्स टू इंक्रीज एफिशिएंसी, रिड्यूस कॉस्ट. ठीक है. एक और चीज यहाँ पे देखने वाली, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, PGII. ये PGII यूएस का लेड इनिशिएटिव है और ये किसको काउंटर कर रहा है? चाइना के BRI, बेल्ट रोड इनिशिएटिव को चाइना के काउंटर करने के लिए वो कनेक्टिविटी कर रहे थे चाइना वाले. यूएस ने बोला हम बनाएंगे PGII. सो रिमेंबर दिस एज वेल. पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट ये भी सपोर्ट करेगी. हाँ जी मैडम, क्या खुशी की बात है, याद है सब कुछ? नहीं आया, इस बार आ जाएगा. सो PGII इज अ US led initiative to counter BRI of China and this will also support the IMEC project. राइट जी. एक बारी फिर से सारे टॉपिक्स को जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं कि बाद में जाके रट्टा ना मारना पड़े, पेपर आ रहा है. नॉट ऑल दी स्लाइड्स, जस्ट दी फर्स्ट स्लाइड. राइट. सो डिवैल्यूएशन में हमने देखा नीर रीर इम्प्लीकेशंस. किसको फायदा हो रहा था? एक्सपोर्टर्स को डिवैल्यूएशन का, इंपोर्टर्स को नुकसान हो रहा था. साहिल जी, हंटिंगटन डिजीज किस वजह नाल हो रही थी? जेनेटिक डिजीज. सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी जा रही थी? सोर्स नुब्रा. कैबो वर्दे कौन से ओशन में था? एटलांट. जिससे पूछ रहा हूं यार, मरमर नहीं करना.
तुंगभद्रा कौन सी रामसर साइड से जा रही है? रामसर नहीं, सॉरी, वर्ल्ड हेरिटेज साइड से जा रही है, हम्पी। देन लोकपाल में कितने मेंबर्स हैं? 1 + 8, 9 टोटल। 9 नहीं, 1 + 8 याद रखो। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन कर रहा है पब्लिश? नेहा जी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। फंड, सॉरी, फंड ऑफ फंड स्कीम्स किसको फंड कर रही है और कब एस्टैब्लिश हुई थी? चलो, किसको फंड कर रही है? एनीबडी एल्स? 16 एंड किसको फंड कर रही है? स्टार्टअप्स को। 2016 स्टार्टअप्स के लिए। देन लेक नवैशा कहां पे है जी? ध्यान नहीं दे रहे आप लोग। कीनिया, अफ्रीका। देन आईएमएफ में कौन सी कंट्री सिग्नेटरी नहीं थी इनमें से? ये नहीं है ना? यूएई है, सऊदी अरेबिया है, पाकिस्तान, चाइना, टर्की, अफगानिस्तान एंड, हाँ जी, इजराइल। इजराइल नहीं है, पैलेस्टीन तो होता ही नहीं। पोर्ट यूज कर रहे हैं, जॉर्डन का भी कर रहे हैं जी, इजराइल का भी कर रहे हैं। सो वी आर डन। आई होप वी गेन समथिंग, और घर जाके हमें खुशी होगी कि कुछ सीख के आए आज। सो यू मस्ट से इट, बट आई विल से इट। थैंक यू, थैंक यू फॉर कमिंग। स्माइली भी बनाना चाहिए। मेरे को पहले ही क्रिटिसाइज करा जाता है कि आपने ना सिलेबस को मजाक बना रखा है, हंसी हंसी में ज्यादा पढ़ाते हो। तो आई टेल देम दिस, दैट माय क्लासेस आर but that means प्यार नहीं, प्यार पढ़ाई से बढ़ाना। लॉट्स ऑफ लर्निंग, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव। नेक्स्ट ईयर आई एम प्लानिंग अ कोर्स वेयर वील जस्ट लर्न ऑल द सिलेबस थ्रू जोक्स एंड निमोनिक्स एंड मीम्स। अगर वो सारा कुछ हो गया, थोड़ी सी चीजें रहेगी, 1-2 सब्जेक्ट्स में हम लोग फंसे हुए हैं, कैसे करें, बट वील हैव दैट शॉर्ट कोर्स एज वेल। कि यार स्ट्रेस की जगह ना सक्सेस मेरे ख्याल खुशी से आती है ना? अगर हम स्ट्रेस लेके बैठे रहेंगे तो फिर जल्दी दाढ़ी में चिट्टे बाल आ जाएंगे। क्या हो जाएगा? हेडेक हो जाएगा, भागने को मन करेगा। पढ़ाई एक्चुअली हमें जबरदस्ती करवाई गई हर बार कि पढ़ना तो है ही है, पढ़ना तो है ही है। वी कुड नेवर अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ नॉलेज। एक्चुअली नॉलेज इज अ लग्जरी, इट इज नॉट अ कंपल्शन, इट इज अ लग्जरी कि हम पढ़ पा रहे हैं। दैट इज वाई दीज क्लासेस वुड ऑलवेज बी लॉल। हाँ जी, लॉट्स ऑफ लर्निंग। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, गुड टू गो।